डाटा एनालिटिक्स में फाइनेंस हो, ऑटोमेशन, एफ वर्ड या एफ लेटर से स्टार्ट होने वाले 28 फार्मूलाज आपकी घंटों की मेहनत को मिनटों में बदल सकते हैं। इस एक मास्टर क्लास में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 के एफ सीरीज़ के पूरे 28 फार्मूलाज को इन डेप्थ कवर किया है। एक भी फार्मूला मिस नहीं हुआ है। अगर आप अपने काम को 10x फास्ट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक आपको देखना है। ये सब हमारे ये फार्मूला है 28 के 28, फैक्ट से लेकर फैक्ट डबल से लेकर फॉल्ट से लेकर फिल्टर से लेकर फिल्टर एक्सएमएल, फिर फाइंड, फिर फिनवी, फिशर, इनवर्स, फिक्स, फ्लोर मैथ, फॉरकास्ट ईटीएस, फॉरकास्ट के तकरीबन सारे फार्मूला हमने कवर किए हैं, कोई भी नहीं छोड़ा है। तो इस तरह से ये 28 के 28 फार्मूलाज हमने कवर किए हैं। 28 से भी ज़्यादा हमारे 29 तक फार्मूलाज हैं जो हमने इसमें कवर किए हैं। ठीक है, तो ये 29 फार्मूलाज को एक ही क्लास में हमने कंप्लीट किया है। तो हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डाटा एनालिटिक्स और एक्सेल में मास्टर बने, इसलिए इस पूरे वीडियो को मिस मत करना, पूरे के पूरे वीडियो को देखना। एक्सेल में स्टैटिकल एंड प्रोबेबिलिटी फार्मूलाज डाटा को एनालाइज करना है, उसमें पैटर्न और ट्रेंड ढूंढ रहे हैं और फ्यूचर में क्या होने के चांस हैं, इसका सही एस्टीमेट लगाने के लिए यूज़ होते हैं। कैलकुलेट द एफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका उपयोग ये देखने के लिए किया जाता है कि दो डाटा सेटों के बीच का डिफरेंस न्यूमेरिक रूप से इम्पॉर्टेंट है या नहीं। जैसे एनोवा टेस्ट में यदि कॉमुलेटिव में ट्रू डाला जाए तो ये कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन देता है और फॉल्स डालने पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिखा एफ डॉट डिस्ट्रीब्यूशन 1.5, 3, 5 फॉल्स। एफ वैल्यू क्या है 1.5, डिग्री फ्रीडम 1, 3, डिग्री फ्रीडम 2, 5 एंड कॉमुलेटिव फॉल्स। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या आ जाएगी 0. जो भी आएगी इस फॉर्मूला में, ये देखो ये आ गई 0.2222। ठीक है, समझ गए। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट ऐसे वैल्यू लगा दी, और अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो आप तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे लगा सकते हो, इसको सीधा सा यूज़ कर लो। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 1.5, फिर यहाँ पे कोमा है, फिर 3 है, फिर कोमा है, फिर क्या है 5, फिर क्या है नेक्स्ट फॉल्स यहाँ पे रहने दो, या यहाँ पे 0 की जगह फॉल्स लिख दोगे। देखो यहाँ पे 0 का मतलब एक्सेल में पता है ना, ठीक है ना। अब जिन लोगों ने पाइथन सीखा हुआ है तो उनको तो पता ही है कि 0 का मतलब क्या है फॉल्स, है ना, और 1 का मतलब ट्रू होता है ना। तो इस तरह से देखो वही आंसर आ गया। लेकिन यहीं पे अगर मैं ट्रू कर दूंगा तो क्या आएगा, ट्रू करने पे क्या आता है कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन देता है। तो ये कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ये आ गया कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। और यहीं पे अगर मैं क्या डालूंगा 0 डालूंगा, 0 का मतलब क्या होता है फॉल्स, तो वही आंसर आएगा जो पहले आ रहा था, है ना। और फॉल्स लिखेंगे तो भी वही आंसर आएगा, फॉल्स लिखेंगे तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है ना। क्योंकि 0 और फॉल्स का मतलब यही होता है, 1 और ट्रू का मतलब एक ही होता है। कोई डाउट। नेक्स्ट इसी तरह से क्या होता है हमारा,
नेक्स्ट भी हमने क्या लिखा है, एफ डॉट डिस्ट्रीब्यूट, और यहाँ पे क्या डाल दिया है, यहाँ पे डाला है हमने 2,5 यानी कि ये, फिर यहाँ पे क्या डाला है 4, ठीक है ना, और फिर क्या डाला है 10 डाला है, और यहाँ पे क्या लिखा है फॉल्स। तो क्या आ रहा है ये क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है ना। और यहीं पे अगर मैं क्या कर लूँगा, बंद करूँगा, तो बंद का मतलब क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो क्या आएगा, क्या आ गया, अब आ गया हमारा, क्या आया, कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, समझ गए बात। तो इस तरह से इनका यूज करते हैं, ठीक। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बता रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप टेबल बना के इसका यूज कर सकते हो और ये फार्मूलाज दे सकते हो। यहाँ पे ये वाला फार्मूलाज, एक देखो B3 क्या आ गया, ये आ गया, फिर C3 आ गया, फिर ये आ गया, और फिर फॉल्स या ट्रू आ गया, ठीक है ना, समझ गए। कोई डाउट नहीं, तो इसको करके देख सकते हो। एक्सेल के फार्मूले डाटा को एनालाइज करने और पैटर्न ट्रेंड ढूंढ रहे हैं, फ्यूचर में क्या होने के चांस हैं, इसका एस्टिमेट लगाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो f.dist.write, अब यहाँ पे रिटर्न द राइट टेल्ड f प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। राइट टेल्ड डिस्ट्रीब्यूट रिटर्न करता है और विवरण ये f डिस्ट्रीब्यूशन के राइट हिस्से की प्रायिकता की गणना करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे एक्सेल फार्मूला लगा दिया है हमने। यहाँ पे लिखा x f वैल्यू 1.5 डिग्री फ्रीडम 1 3 डिग्री फ्रीडम 2 और राइट टेल्ड प्रोबेबिलिटी p वैल्यू 0.327 फिर 0.3222। अब इस पे क्या किया हमने, f डॉट डिस्ट्रीब्यूट डॉट राइट 1.5 3,5, ठीक है। तो एंटर करते ही आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है 0.3222 165371। अब इस फार्मूलाज को ऐसे भी लगा सकते हो, ये तो आप जानते ही हो, फार्मूला दिख रहा है। बाकी दूसरे तरीके से ऐसे लगाना है तो ऐसे भी लगा सकते हो। कैसे, 1.5 की जगह ऐसे क्लिक कर दो इस पे, फिर यहाँ पे कोमा लगाओ, फिर यहाँ पे क्लिक करो, फिर कोमा लगाओ और एंटर कर दो। इस तरह से आंसर आ गया। इसी तरह से अगर मान लो 2.5 का देखना है तो 2.5 का क्या है, डिग्री फ्रीडम 1 क्या है 4 और डिग्री फ्रीडम 2 क्या है 10। तो यहाँ पे क्या आ गया, उसी तरह से 2.5, 4, 10, और चाहो तो बिल्कुल वैसे भी फार्मूला लगा सकते हो। कैसे, ऐसे ही जैसे अभी ऊपर लगाया, ऐसे लगाया, यहाँ पे कोमा, दूसरे पे क्लिक किया, फिर कोमा, फिर तीसरे पे क्लिक किया और क्या कर देंगे, एंटर करेंगे। तो इस तरह से क्या आएगा आंसर 0.10937 आ जाएगा। समझ गए बात। f डॉट इनवर्स इक्वल f डॉट इनवर्स प्रोबेबिलिटी डिग्री फ्रीडम 1 डिग्री फ्रीडम 2 रिटर्न द इनवर्स ऑफ द f प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, ये उल्टा काम करता है, यानी रिवर्स लिखा है ना, इनवर्स है ना। तो ये क्या काम करता है, उल्टा काम करता है। यानी जब आपको प्रोबेबिलिटी पहले से पता होती है तो ये उसका वैल्यू स्कोर निकाल कर देता है। क्या करता है, वैल्यू स्कोर निकाल कर देता है। अब देखो ये फार्मूला f डिस्ट्रीब्यूशन में किसी प्रोबेबिलिटी के आधार पर उसका f वैल्यू निकालने के काम आता है। प्रोबेबिलिटी ये एक परसेंटेज या
प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे 5% या 0.05, ये दिए गए परसेंटेज के हिसाब से ये ढूंढ कर बताता है कि एफ स्टैटिक्स की वैल्यू क्या होगी। इसका यूज़ अक्सर स्टैटिक्स और डाटा एनालाइज में ये पता करने के लिए किया जाता है कि अलग अलग ग्रुप्स के बीच का डिफरेंस सच में इम्पॉर्टेंट है या सिर्फ इत्तेफाक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0.624 है, डिग्री 1 फ्रीडम 1 3 है और डिग्री 2 5 है। ठीक, और एफ वैल्यू 1.5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इसको लिया हमने, फिर 3 को लिया, फिर 5 को लिया, तो इसका क्या आंसर आया है, इसका आंसर आ रहा है 1.47। पर इस फॉर्मूला को हम दूसरे तरीके से करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट वैसे ही क्लिक 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 करके भी कर सकते हो। क्लिक 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 करके मतलब वैसे ही जैसे करते हैं, जैसे हर बार करते हैं। देखो ये, फिर कोमा, ये, फिर कोमा, ये डिग्री 2, मतलब पहले प्रोबेबिलिटी आएगी, फिर डिग्री फ्रीडम 1 आएगा, फिर डिग्री फ्रीडम 2 आएगा। एंटर करते ही आंसर आ गया। और इसी तरह से नीचे यहाँ पे देखना है, तो देखो यहाँ पे भी क्या लिखा है हमने, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.8932 है, डिग्री फ्रीडम 1 4 है और डिग्री फ्रीडम 2 10 है। तो उसका आंसर क्या आया हमारा, क्या आया, 0.52785049 समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं? ये डाटा एनालिटिक्स वालों कोई डाउट तो नहीं? ध्यान रखने, डाटा एनालिटिक्स में ये पता करने के लिए किया जाता है कि दो अलग अलग ग्रुप्स के बीच का डिफरेंस सच में इंपॉर्टेंट है या नहीं। ठीक है, अब इसी तरह से क्या होता है, राइट वाला होता है। अब राइट में क्या होता है, एफ इनवर्स, एफ डॉट इनवर्स प्रोबेबिलिटी डिग्री अंडरस्कोर फ्रीडम 1 डिग्री फ्रीडम 2 रिटर्न द इनवर्स ऑफ द एफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो हो गया ना हमारा ये वाला। अब नेक्स्ट क्या है, एफ डॉट इनवर्स डॉट राइट। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे है रिटर्न द इनवर्स ऑफ द राइट टेल्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी के ये राइट टेल एफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्ञात करता है। ये राइट हिस्से की डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर एफ मान की कैलकुलेशन करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट टेल 0.3222, डिग्री फ्रीडम 1 3 आ गया और डिग्री फ्रीडम 2 5 आ गया। ठीक है, एफ क्रिटिकल वैल्यू 1.50 लगभग। ठीक है ना, तो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो क्या आंसर आया, 1.49। ठीक है ना, ये हमने ये बता रखा है पहले से कि इसकी वैल्यू लगभग 1.50 के आसपास आ रही है, पर उसकी क्या है, रियल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या है, 1.49। और इसको अगर वैसे करना है, डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर लो क्लिक करके, वो नंबर डाल दो या वैसे कर दो, कैसे भी कर लो, वो आपको पता ही है। वैसे फिर भी हम बता रहे हैं, देखो ऐसे क्लिक कर दिया, कोमा, फिर एंटर, ये आंसर आ जाएगा वही। इसी तरह से क्या निकालनी है, अभी 0 पॉइंट क्या है, प्रोबेबिलिटी राइट टेल क्या है 0.1068, और इस पर क्या है, डिग्री फ्रीडम 1 में 4 और डिग्री फ्रीडम 2 में क्या है 10। तो यहाँ पे क्या करना है, इसी तरह से यहाँ पे भी निकालनी है तो यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। वैसे डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे तो ऐसे डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है ना, फार्मूला दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो लो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, दिख रहा है ना, बड़ा कर देते हैं, नहीं तो नहीं दिख रहा तो लो, अब तो दिख रहा है।
ठीक है ना, ठीक है। कंप्लेन आती है ना बच्चों कि हमें फार्मूला दिक्कत होती है। भाई सभी को रिक्वेस्ट है कि जिनको ये फार्मूला नहीं दिखाई देता है तो ये वीडियो की अच्छी क्वालिटी के वीडियो हमेशा यूट्यूब के अंदर होते हैं, तो यूट्यूब में जाकर देखा करो। यहाँ बस टाइम पास किया करो इंस्टाग्राम और फेसबुक में। सही से वीडियो सही से ढंग से समझ रहे हैं तो यूट्यूब में जाया करो, और वहाँ पे कई घंटों 6-6 घंटों के वीडियो भी डले होते हैं, हमारे 12-12 घंटों के भी वीडियो डले होते हैं। ठीक है, तो चलो f.text इक्वल f.text array 1 comma array 2 return the result of an f-test whether the variance of two sample are equal। देखो सिंपल सी बात है, एफ टेस्ट, ये एफ टेस्ट का आंसर रिटर्न करता है। ये परखता है, जांचता है कि क्या दो सैंपल का वेरिएंस बराबर है या नहीं। ये दो टेल्ड संभावना यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी रिटर्न करता है। क्या करता है? दो प्रोबेबिलिटी रिटर्न, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्रुप ए एरे 1, ग्रुप बी एरे 2, और फिर यहाँ पे क्या करना है? इक्वल एफ टेक्स्ट। क्या करना है? एफ डॉट टेक्स्ट एरे 1 को सिलेक्ट करना है, फिर कोमा एरे 2 को सिलेक्ट करना है, और एंटर करते ही क्या आंसर आया? 0.6631113703 आंसर इसका आ गया। तो हमारे केस में क्या हुआ, क्या बताया इसने? अब 0.66311 ये दिखाता है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के डाटा में कोई खास बड़ा अंतर नहीं है, यानी दोनों डाटा ग्रुप लगभग एक जैसे सिमिलर हैं। समझ गए बात भाइयों? चलो जी, फिशर कैलकुलेट द फिशर ट्रांसफॉर्मेशन। फिशर ये फार्मूला कोरिलेशन वैल्यू जैसे 0.5 को फिशर स्कोर में कन्वर्ट करके डाटा का एनालाइज आसान बनाता है। अब यहाँ पे क्या लिखा? इक्वल फिशर 0.5, तो उसने क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया, फिशर स्कोर में कन्वर्ट कर दिया। क्या आ गया? 0.549306144 आंसर। ठीक है, एक होता है इसी तरह से, क्या होता है हमारा? नेक्स्ट होता है हमारा फिशर इनवर्स। रिटर्न द इनवर्स ऑफ द फिशर ट्रांसफॉर्मेशन। रिटर्न द कोरिलेशन कोएफिशिएंट corresponding द फिशर ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू। ये क्या करता है? ये जो होता है उसका उल्टा काम करता है, यानी फिशर स्कोर जैसे 0.54930 से वापस ओरिजिनल कोरिलेशन वैल्यू यानी 0.5 निकाल कर देता है, या 0.14 जो भी है उसका, ठीक है ना, 0.5 या 49 पॉइंट जो भी आता है, ठीक है ना। तो ये आ गया देखो 0.49999999 फिर 892, है ना। तो मतलब इसका उल्टा काम ये करता है, ठीक है। तो ये क्या थे? फिशर क्या करता है? ये कोरिलेशन एफिशिएंट के लिए फिशर और इनवर्स ये फिशर ट्रांसफॉर्मेशन मान को वापस सामान्य में बदलता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात समझ लो, फिशर होता है ये फार्मूला कोरिलेशन वैल्यू जैसे 0.5 को फिशर स्कोर में कन्वर्ट करके डाटा का एनालाइज आसान बनाता है,
और फिशर इनवर्स ये इसका उल्टा काम करता है, यानी फिशर स्कोर जैसे 0.549306 से वापस ओरिजिनल कोरिलेशन वैल्यू 0.5 निकाल कर देता है। फैक्ट इक्वल फैक्ट नंबर रिटर्न द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। अब यहाँ पे क्या है, इक्वल FACT फैक्ट लिखा, FACT फैक्ट लिखा, फिर यहाँ पे मैंने जीरो का निकालना है, तो क्या आंसर आएगा जीरो का निकालते ही? आंसर फैक्टोरियल 1 आएगा। ठीक, फिर इसी तरह से यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल टू FACT 4 लिखा, तो 4 का क्या आएगा 24। कैसे आएगा 24? क्योंकि ये उल्टा मल्टीप्लाई करता है, ऐसे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ऐसे इस तरह से करता है, ठीक है ना, इसलिए 4 आ गया। फिर इसी तरह से इक्वल टू फैक्ट 5 का कितना आ जाएगा, 4 नहीं 5 का 120 आ जाएगा। फिर इक्वल टू फैक्ट किसका निकालना है, 6 का निकालना है, तो 6 डालेंगे तो एंटर करते ही क्या आएगा, ऐसे देखो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ऐसे बड़ा करके देखने हैं तो ठीक है ना, बड़ा कर लो, समझ आना चाहिए आपको। बड़ा कर लिया, लो ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, तो ये होता है फैक्ट। और डिफाइन क्या होता है इसका, सिंपल सा मतलब समझ लो, ये फार्मूला दिए गए नंबर या नॉर्मल फैक्टोरियल निकालता है, यानी उस नंबर से लेकर 1 तक के सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर देता है, मतलब कह सकते हो आपकी उल्टा मल्टीप्लाई कर देता है। तो अब ये अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट, फैक्ट डबल। फैक्ट डबल नंबर कोई भी, रिटर्न द डबल फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। अब फैक्ट डबल क्या करता है भाइयों, ये फॉर्मूला दिए गए नंबर का डबल फैक्टोरियल निकालता है। जैसे एक का गैप छोड़कर, यानी सिर्फ सारे इवन या सिर्फ सारे ऑड नंबर की मल्टीप्लाई होती है, जो सारे इवन की करता है या सारे ऑड की, एक एक को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या दिया, 5 कर दिया, तो जैसे 5 करूँगा तो 5 को क्या करेगा, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, तो क्या आ जाएगा आंसर 15 आ जाएगा। क्या आएगा 15 आएगा, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। लेकिन इसी तरह से मैंने अगर 6 का निकाला तो क्या करेगा, 6 का 4 का और 2 का निकालेगा, तो इक्वल फैक्ट 6, तो एंटर करते ही क्या करेगा 48 आ जाएगा। इसी तरह से दोबारा 7 का निकालेंगे तो इक्वल टू फैक्ट डबल, और यहाँ पे किसका निकालना है 7 का, तो 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, 105 आ जाएगा आंसर। फिर इसी तरह से इक्वल टू फैक्ट डबल किसका निकालना है 8 का, तो ये 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 का करेगा, तो आंसर क्या आएगा 384। तो इस तरह से ये थे क्या फैक्ट। फैक्ट क्या करता है, उल्टा सभी नंबर का करता है, और फैक्ट डबल क्या करता है, ये उल्टा एक एक नंबर का करता है। मतलब एक एक का ऐसे कह सकते हो आप कि जैसे कोई इवन नंबर डालना होगा तो इवन ही उल्टा मल्टीप्लाई करेगा, जैसे 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, तो इसको क्या कहते हैं, फैक्ट डबल कहते हैं। समझ गए। नेक्स्ट क्या है, इक्वल फॉल्स
फिर यहाँ पे उसके अंदर की वैल्यू दिखा देंगे, यहाँ पे रिटर्न द लॉजिकल वैल्यू फॉल्स। भाइयों लॉजिकल वैल्यू फॉल्स रिटर्न करता है। क्या करता है? फॉल्स रिटर्न करता है। तो यहाँ पे क्या किया, सिंस 10 इज नॉट ग्रेटर देन 20 इट रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, यहाँ पे क्या फार्मूला लगा दिया, हमने कहा इफ यदि 10 बड़ा है किससे, 20 से, तो ट्रू आए और नहीं तो फॉल्स आए। अब क्या 10 20 से बड़ा है? नहीं है ना, तो क्या आएगा आंसर? फॉल्स आ जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर डायरेक्ट यूज़ करना है तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। फॉल्स लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट और बंद कर दिया। इसी तरह से अगर क्या करना है, फॉल्स प्लस 5 कर दिया, इसको कहते हैं एज जीरो। इन एक्सेल कैलकुलेशन फॉल्स इज ट्रीटेड एज जीरो। ठीक है ना। अभी मैंने पीछे बताया था ना कि ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0 होता है। ठीक है ना। तो इन एक्सेल कैलकुलेशन फॉल्स इज ट्रीटेड इज एज 0। ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया हमने, फॉल्स के साथ प्लस कर दिया किसको, 5 को। तो 0 के साथ 5 को प्लस करेंगे तो क्या आता है, 0 ही आता है ना। ठीक है ना। यहाँ पे क्या, डायरेक्टली रिटर्न द लॉजिकल वैल्यू फॉल्स। ठीक समझ गए ना, मेन तो यही वाला है। ठीक है ना। तो अच्छे से देख लो इसको, और बड़ा करके देखना है। चलो देख लिया तो सही है। सेव फिल्टर एरे इंक्लूड इफ एम्पैथी फिल्टर ए रेंज ऑफ डाटा बेस्ड ऑन डिफाइंड कंडीशन। फिल्टर एरे इंक्लूड इफ एम्पैथी दी गई कंडीशन के आधार पर डाटा रेंज को फिल्टर करता है। ये बहुत पावरफुल फार्मूला है जो क्राइटेरिया के मैच होने पर डाटा की एक नई लिस्ट या रेंज जनरेट करता है। अब चलते हैं फार्मूलों पर और लगाते हैं वहाँ पे फार्मूला। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया है, ये टेबल बनाई है। टेबल में क्या लिखा है, आईडी लिखा है, नेम लिखा है, डिपार्टमेंट, सिटी और सैलरी। तो आईडी के अंदर यहाँ पे आईडी डली हुई है, नेम डले हुए हैं, डिपार्टमेंट है, सिटी है और सैलरी है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें फिल्टर लगाना है। तो फिल्टर लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इज इक्वल टू फिल्टर लिख दिया। इज इक्वल टू फिल्टर। फिर यहाँ पे इस पूरे डाटाबेस को सिलेक्ट करना है जितना है, हेडिंग छोड़ के। ये ध्यान रखना, हेडिंग सेलेक्ट नहीं होंगी। फिर यहाँ पे क्या करना है, आपको कोमा लगा देना है। और इसमें से कौन से डाटा को फिल्टर करना है, सिटीज़ को करना है। सिटीज़ में से खाली दिल्ली के लोगों को देखना है, या डिपार्टमेंट को करना है तो खाली आईटी के लोगों को करना है, या फिर इसी तरह से सैलरी है, किसी पर्टिकुलर सैलरी के आधार पर करना है कि जिनकी सैलरी 38,000 है तो वो दिखे, तो इस टाइप का कुछ करना है। या नेम के आधार पे करना है कि मैंने कहा मुझे नाम के हिसाब से देखना है, तो वो नाम के हिसाब से भी आप देख सकते हो। पर फिलहाल मैंने कहा मुझे कौन से एरिया के हिसाब से देखना है, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, सिलेक्ट। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दी डिपार्टमेंट वाली लाइन को, पूरे को सिलेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद क्या करना है, अब ये करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे इक्वल लगाना है और यहाँ पे डबल कोड लगाना है और यहाँ पे लिख देना है IT। IT लिखते डबल कोड करते ब्रैकेट बंद करते ही जैसे मैं एंटर करूँगा तो एंटर करते ही क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से पूरी की पूरी लिस्ट जनरेट हो गई, किसकी, IT वालों की। पर मैंने कहा भैया IT वाले नहीं चाहिए, खाली HR वाले चाहिए। तो यहाँ पे आए और यहाँ पे मैंने IT यहाँ पे लिखा है, उसको चेंज करके मैंने क्या कर दिया, HR कर दिया। क्या करा, HR। तो जैसे मैं एंटर करूँगा तो HR वाले
आ जाएंगे। फिर इसी तरह से यहाँ से मैंने क्या डिलीट कर दिया, यहाँ से हटा दिया मैंने, यहाँ से क्या हटा दिया, यहाँ से मैंने अब कैसे देखना है, मैंने कहा मुझे सिटीज़ के हिसाब से देखना है। तो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, बीच वाली लाइन को, और इसकी जगह इस लाइन को सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, इस लाइन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया दिल्ली वाले देखने हैं खाली। कौन से देखने हैं? दिल्ली वाले देखने हैं खाली। तो जैसे मैं एंटर करूँगा तो मुझे अमित कुमार, रोहित वर्मा और पूजा शर्मा दिल्ली वाले दिख जाएंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से मैंने कहा मुझे नेम के हिसाब से देखना है, तो नेम के हिसाब से भी देख सकते हो कि मुझे खाली रोहित वर्मा का देखना है या राजेश गुप्ता का देखना है। तो पर्टिकुलर वही लाइन इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और उसका नाम लिखेंगे, इस तरह से डाटा को यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका साइज आपको बड़ा करके देखते हैं ताकि दिक्कत ना आए। ये देखो हमारी जो लिस्ट जनरेट हुई है और ये देखो हमारा जो फार्मूला है। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से आप अपने नीड के हिसाब से अपने डाटा को टाइप कर सकते हो और डाटा को फिल्टर कर सकते हो कंडीशन के थ्रू। नेक्स्ट क्या है? फील्ड वैल्यू। फील्ड वैल्यू, यहाँ में वैल्यू आ जाएगी, यहाँ फील्ड का नाम आ जाएगा। एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक फील्ड वैल्यू फ्रॉम रिलेटेड डाटा। कौन सा डाटा? जो स्टॉक मार्केट का होता है। तो इस टाइप का जो डाटा होता है उसकी हम फील्ड वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, अब यहाँ पे क्या आएगा? इक्वल फील्ड वैल्यू A44 कोमा प्राइस। ठीक है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का प्राइस बताए। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा, ओहो, तो भाइयों समस्या ये है कि ये हमारा वर्जन है 2021 का। तो इस वजह से ये फंक्शन इसमें सपोर्ट नहीं करता है। ये 365 में सपोर्ट करेगा। आप फार्मूला अच्छे से देख लो, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि हम आपको नहीं बताएंगे हम इस फार्मूला को बिल्कुल बताएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको बताएंगे आपको गूगल शीट के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं फिर गूगल शीट पे। पर यहाँ पे आते ही क्या हो जाएगा? फार्मूलाज का नाम बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है? इक्वल गूगल फाइनेंस। क्या करना है? इक्वल गूगल फाइनेंस। फिर यहाँ पे कंपनी का जो नाम है वो दे दिया। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्राइस, तो जो भी माइक्रोसॉफ्ट का प्राइस होगा वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे इंडियन कंपनी है कोई, तो यहाँ पे लिखना है ऐसे NSE HDFC बैंक। तो यहाँ पे जो भी HDFC बैंक का प्राइस चल रहा होगा तो वो आ जाएगा। फिर इस तरह से गूगल अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट का जो भी प्राइस चल रहा होगा तो वो आ जाएगा। अब ये फार्मूला आपको दिख रहा है ना? ठीक है, तो इसको अच्छे से देख सकते हो आप इस तरह से। ठीक है ना? तो इस तरह से जो भी प्राइस चल रहा होगा वो आ जाएगा यहाँ पे, रियल प्राइस। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर करोगे, 365 के अंदर करोगे तो इस तरह से करने हैं आपको। जो भी फील्ड की वैल्यू है जो है वो इस तरह से आ जाएगी। फिल्टर XML, फिल्टर XML कोमा XPath, फिल्टर स्पेसिफिक डाटा फ्रॉम XML कंटेंट। तो XML के कंटेंट को फिल्टर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि XML कंटेंट जो होता है उसके डाटा को फिल्टर करता है। ये XPath का यूज़ करके X डाटा से इम्पॉर्टेंट जानकारी निकालता है। तो जिनको भी XML लैंग्वेज आती है तो वो तो समझ ही गए होंगे। और वैसे भी जो खासकर अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर करते हैं, टैली या बिजी, तो उसको हम क्या करते हैं, अपने डाटा को इसमें XML में कन्वर्ट करते हैं और XML के बाद फिर उसी डाटा को हम एक्सेल में ओपन कर सकते हैं XML फिल्टर के थ्रू। तो आज हम आपको बताएंगे XML फिल्टर का कैसे यूज़ होता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा XML की जो कोडिंग होती है, जो XML का कोड होता है, तो वो यहाँ पे XML का कोड है।
और इस तरह से उसमें से कैसे डाटा को निकालना है, जो भी उसकी लोकेशन होगी या कोड होगा वो इस तरह से आएगा। तो A71 में XML का वो है। और यहाँ पे क्या करना है, हमारा फार्मूले पे इस तरह से फार्मूला लगाना है, फिल्टर XML A71 / टाइटल। तो उसके अंदर से जैसे मैं एंटर करूँगा तो क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट एंड रिटर्न द टेक्स्ट डायरेक्टली फ्रॉम द XML स्ट्रिंग। तो XML से इस तरह से वो छांट देगा, अलग कर देगा, फिल्टर कर देगा एक्सेल गाइड को। दिख रहा है ना, उसमें ये लिखा है ना EXCEL गाइड, ठीक है ना। ये टॉप है उसका और ये बॉटम है किसका, XML का। उसके बीच में ये वर्ड है, तो उनको यहाँ पे इसने वो कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, फाइंड टेक्स्ट विद टेक्स्ट स्टार्ट नंबर। फाइंड द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ वन टेक्स्ट विद इन अनदर केस सेंसिटिव। तो यहाँ पे क्या लिख लिया आपने, फाइंड M किसमें, डाटा माइनिंग में। तो कितना है, DATA 1 2 3 4 स्पेस 5, तो 6 नंबर पे है क्या, M। 6 आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या किया हमने, अब देखो केस सेंसिटिव का चक्कर देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, फाइंड। D जानबूझ के मैंने स्मॉल लेटर में लिखा। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये केस सेंसिटिव है कि नहीं, कि क्या स्मॉल कैपिटल को समझ पाता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने स्मॉल लेटर में D लिखा है और यहाँ पे लिख दिया डाटा माइनिंग, डाटा का D कैपिटल में लिख दिया। तो क्या आ गई, वैल्यू आ गई। क्यों आई, क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। फिर इसी तरह से सर्च विद स्टार्ट पोजीशन, सर्च विद स्टार्ट पोजीशन का हो गया। जैसे यहाँ पे फाइंड BANA बनाना, BANA। अब यहाँ पे क्या फार्मूला लगा, कोमा 3 लगा दिया। तो उसने क्या कर दिया, क्या बता रहा है आंसर, कि 1 2 3 4 नंबर पे A है, तो ये चौथा जो A है वो आ गया, ठीक है ना। समझ गए बात। फोर स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम द थर्ड कैरेक्टर एंड फाइंड द नेक्स्ट A, ठीक है ना, नेक्स्ट A के लिए। समझ गए बात, कोई डाउट। अब इसी को अगर यहां से क्या करोगे, D को कैपिटल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बता देगा आपको आंसर, एरर हट जाएगी, ठीक है ना। कैलकुलेट F वैल्यू FINV, रिटर्न द इनवर्स राइट टेल्ड F probability distribution for the given probability and degrees of freedom। F डिस्ट्रीब्यूशन INV यानी कि इनवर्स, यानी उल्टा, फुल नेम फिशर डिस्ट्रीब्यूशन इनवर्स। ये फार्मूला F डिस्ट्रीब्यूशन का उल्टा रिवर्स काम करता है। जब आपको प्रोबेबिलिटी जैसे फोटो में 0.005 पता होती है, तो ये फार्मूला उस प्रोबेबिलिटी के आधार पर क्रिटिकल F वैल्यू जैसे 6.1631 निकाल कर देता है। तो इस हिसाब से जैसे हमारा आया, इसका वैल्यू क्या आई, हमारा आया आंसर 0.05 का 6,4 का 6.1631322283 आ गया, ठीक है। Fixed number decimal no comma rounds a number to a specific number of decimal and format it is text। किसी नंबर को टेक्स्ट के रूप में निश्चित पॉइंट वाले जगह तक राउंड करता है। जब हम तय कर सकते हैं कि पॉइंट यानी कि दशमलव के बाद कितने अंक चाहिए और क्या कॉमा का उपयोग करना है या नहीं। तो यहाँ पे क्या कर दिया,
वन, इसके अंदर लिखा फिक्स 1 2 3 4.5678 कोमा 2। तो एंटर करते ही क्या आंसर आया है, एंटर करते ही 1234.57। ठीक है ना, समझ गए बात। फिर इसी तरह से विदाउट कोमा, यहां पे क्या लिखा 1 2 3 4, अब तो दिख रहा है 1 2 3 4.5678 कोमा 2 कोमा ट्रू। तो ये क्या हो जाएगा, विदाउट कोमा आ जाएगा। ठीक है ना, राउंड 2 डेसिमल विदाउट 1000 सेपरेटर। एक होता है नेगेटिव राउंडिंग टू टेंस, फिक्स 1 2 3 4.5678 कोमा -1, राउंड टू द नियरेस्ट 10। तो एंटर करते हैं, इसका क्या आंसर आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। तो नियरेस्ट 10 के पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या नाम था इसका, फिक्स। फ्लोर नंबर सिग्निफिकेंस राउंड्स ए नंबर डाउन टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस। किसी संख्या को नीचे की ओर निकटतम इंपॉर्टेंट मल्टीपल तक राउंड करता है। एग्जाम्पल के लिए फ्लोर 7.5, 2 का मान 6 होगा, क्योंकि ये 2 का गुणांक है और 7.5 से छोटा है। चलो प्रैक्टिकल तो दिखा दे। अब यहाँ पे लिखा हमने फ्लोर 2.5, 1, 2 राउंड 2.5 डाउन टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 1। तो आंसर क्या आया, आंसर आ गया 2। फिर इसी तरह से यहाँ पे फ्लोर 37.5, 35 राउंड्स 37 डाउन टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 5। तो क्या आएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है ना, समझ गए, नहीं समझे देख लो। इस तरह से ये देखो, ये वाला फार्मूला और ओहो ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला देखो। ठीक है, ये 2 वैल्यू के साथ और ये 1 वैल्यू के साथ। नेक्स्ट, फ्लोर डॉट मैथ इक्वल फ्लोर डॉट मैथ नंबर सिग्निफिकेंस मोड माइनस राउंड्स ए नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर और मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब इसका काम क्या है, नंबर को नीचे की ओर इंटीजर या इंपॉर्टेंट गुणांक तक राउंड करता है। फ्लोर का आधुनिक या न्यू इरा, ठीक है ना, का रूप ही समझ लो ये। ठीक है, 24 राउंड डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर, जैसे 24.3, तो आंसर क्या आ गया, 24 आ गया। फिर इस तरह से राउंड डाउन विद सिग्निफिकेंस, इस पे क्या किया, फ्लोर डॉट मैथ 37.5, 35 राउंड डाउन टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 5। तो आंसर क्या आएगा इसका भी, 35 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर डिफॉल्ट मोड, यानी कि यहाँ पे फ्लोर डॉट मैथ -8.5, 2 -10 राउंड अवे फ्रॉम 0 फॉर नेगेटिव नंबर।
तो क्या आ गया, -10 आ गया। हमने क्या लिखा था, -8.5, तो यहाँ पे 2 दे दिया, ठीक है ना, -2, तो उसने क्या कर दिया, राउंड नेगेटिव में कर दिया, तो -10 दे दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या काम करते हैं, फ्लोर और फ्लोर डॉट मैथ। forecast equal forecast x known y known xs, calculate a future value based on exciting value। अब करंट डाटा के हिसाब से यानी मौजूदा डाटा के हिसाब से फ्यूचर के प्रेडिक्शन या अनुमान लगाता है, ठीक है ना। तो चलो फार्मूला पे चलते हैं। देखो यहाँ पे फॉरकास्ट लिख दिया, यहाँ पे मैंने कहा 6 मतलब जो आज हमें देखनी है, ठीक है ना, जो देखनी है आज। किसकी देखनी है, मानो उस बंदे ने, उस इंसान ने फर्स्ट डे सेल उसकी 10 रुपये थी, सेकंड डे उसकी सेल 20 रुपये थी, थर्ड डे उसकी सेल 30 रुपये थी। यानी कि पहले दिन 10 रुपये, दूसरे दिन 20 रुपये और तीसरे दिन उसकी सेल, फर्स्ट डे उसकी सेल 10 रुपीज़, सेकंड डे उसकी सेल 20 रुपीज़, थर्ड डे उसकी सेल 30 रुपीज़। हम ये देखना चाहते हैं कि छठे दिन उसकी सेल कितनी होगी, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो ये क्या करता है, प्रेडिक्ट द y वैल्यू फॉर x = 6 बेस्ड ऑन लीनियर रिग्रेशन ऑफ द प्रोवाइडेड डाटा सेट। जो डाटा सेट हमने प्रोवाइड किया है वो उसके हिसाब से ही फ्यूचर की वैल्यू बताता है। अब ये देखो एंटर करते ही क्या बता रहा है, यहाँ पे 60 बता रहा है। क्यों बता रहा है ये 60? ये इसलिए बता रहा है 60 क्योंकि फर्स्ट डे के हिसाब से उसकी 10 थी, सेकंड डे के हिसाब से 20 थी, थर्ड डे के हिसाब से 30 थी। तो उसने आगे अपने आप प्रेडिक्शन लगा दिया कि फोर्थ डे में कितनी होगी, 40 होगी, फिफ्थ डे में कितनी होगी, 50 होगी, और सिक्स डे में 60 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट हमारी यहाँ पे डेट डाल दी है, ठीक है ना। कॉलम ए में टाइमलाइन डेट, कॉलम बी में वैल्यू, ठीक है ना। डेट 1 जनवरी 2006, 1 फरवरी 26, 1 मार्च 26। सेल थी उसकी 1200, 1350 एंड 15। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अब कैसे काम करेगा ये। तो इसको क्या, इसका नाम होता है forecast.ets। forecast.ets टारगेट डेट वैल्यू टाइमलाइन, ये टाइमलाइन के हिसाब से काम करता है। फोरकास्ट फ्यूचर वैल्यू यूजिंग एक्सपोनेंशियल शूटिंग ETS एल्गोरिदम। अब ये क्या करता है, ये एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग ETS एल्गोरिदम का यूज करके फ्यूचर के मान का प्रेडिक्शन लगाता है, विशेषकर टाइम सीरीज डाटा के लिए, ठीक है ना, जिसमें टाइम मतलब ये डेट डली हुई होती है। तो देखो सीधी सी बात है, 1 जनवरी 26 पे क्या था इसका 1200, फिर 1 फरवरी इतना, फिर 1 मार्च इतना। अब आज के हिसाब से देखा जाए कब, 1/4 मतलब 1 अप्रैल 2026 को उसकी प्रेडिक्शन क्या रही, तो जो भी रहेगी वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। क्या है 1666। forecast.ets.confint forecast.ets.confint target date value timeline return a confidence interval for the forecast value। देखिए पूर्व अनुमानित मान के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल मार्जिन या सीमा रिटर्न करता है। फोरकास्ट ETS किस तरह से काम करता है, तो देखो ये क्यों नहीं समझ आया।
सीधे से देखो ना, सबसे पहले B 115 से B 117, फिर कोमा A 115 से A 117, तो ये बता दिया उसने, ठीक है ना, समझ गए, समझ आ गया ये वाला। हाँ तो चलो मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसको देखो, forecast.ets.conf int डेट। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें आज की डेट वो देखनी होती है जो जिस डेट को आप देख रहे हैं। तो कौन सी डेट को देख रहे हैं आप देख रहे हैं 1/6/2026, 1/6/2026 को आप देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 1/4/2026 को देख रहे हैं। किसका देखना है? वही देखना है B 123 से लेकर B 127 के बीच में, बड़ी यानी कि 123 से लेकर B 127 में, और A 123 से लेकर A 127 में क्या है? डेट है। तो क्या करते ही क्या बताएगा आंसर? एंटर करते ही क्या आ गया? 47, ठीक है ना। $47.67 क्यों आया है? एक लाइन में समझा। कौन सी एक लाइन? अच्छा एक लाइन में समझा दूँ। देखो एक लाइन में सीधे से मतलब ये है, अब ये 47 आंसर क्यों आया है? 47%, ये इसलिए आया है, इसको कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर। क्या कहते हैं इसको? मार्जिन ऑफ एरर, जो ये बताता है कि 1 जून 2026 की प्रेडिक्ट सेल्स में असली वैल्यू प्लस 47% ऊपर जब माइनस नीचे तक जा सकती है। समझ गए बात? ठीक है ना। अब ये हमारी क्या आई? 40 एरर ऑफ मार्जिन क्या आया? 47 आया। अब मान लो कि आपकी प्रेडिक्ट वैल्यू सेल 1800 आती है, तो ये फार्मूला ये कहता है कि आपकी असली सेल्स 1847.67 यानी 1752 और 1800 प्लस 67.67 यानी 1847 के बीच में कहीं भी रहेगी। समझ गए ना। forecast.ets seasonality for value timeline calculate the length of the seasonal pattern in the data set। अब सीजनलिटी का मतलब क्या हो गया? ये डाटा सेट में सीजनली पैटर्न यानी कि मौसमी पैटर्न की लंबाई का पता लगाता है, ठीक है। तो देखो फार्मूला, अब फार्मूला के लिए भाई इसमें सीजनल तो हुआ नहीं पूरा, इसमें छोटी से नंबर है टाइप किया हुआ, तो इसके लिए दोबारा करते हैं दूसरी शीट पे डाटा बड़ा टाइप, फिर उसमें समझाते हैं आपको। चलो तो यहाँ पे देखो भाइयों, यहाँ पे 1/1/2025 को 1200 रुपये थी उस इंसान की सेल, और 1/12/2025 को उसने 2300 रुपये सेल थी उसकी, और 1/1/2026 को उसकी 1300 सेल थी, ठीक है। फिर 1/12/2026 को उसकी 2350 सेल थी। अब यहाँ पे आंसर क्या आया है? 2 आया है, ठीक है ना। क्या आया है? 2 आया है। अब ये दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा तो नहीं दिख रहा तो बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे 1200 सेल है, कब? 1/1/2025 को। ध्यान से देखना, बहुत मजे की चीज़ है। फिर 1/12/2025 को 2300 है, लेकिन 1/1/2026 को फिर इसकी सेल 1300 है, ठीक है। फिर इसी तरह से 1/12/2026 को इसकी सेल फिर 2350 है, यानी कि लगभग उसके बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब फॉरकास्ट सीजनल का मतलब हुआ कि फॉर्मूला ये बताता है कि आपका डाटा कितने महीनों जस्ट स्टेप के बाद खुद को रिपीट सीजनल पैटर्न कर रहा है। जैसे ये आंसर 2 है, तो इसका मतलब 12 महीनों के बाद हमारा डाटा जो है वो क्या कर रहा है?
वो इतना टाइम पीरियड बाद हमारी सेल का पैटर्न उतार चढ़ाव दोबारा रिपीट हो रहा है। मतलब उतार चढ़ाव समझ रहे हैं कैसे? ऐसे उतार यहाँ में देखो, पिछले साल 1/1/2025 को 1200 रुपये की सेल थी, लेकिन वही 1/1/2026 को फिर 1300 की सेल है। कहाँ से? मतलब पिछले महीने 2300 सेल होती है। कब? 1 दिसंबर 2025 को 2300 सेल होती है, लेकिन जैसे ही 1/1/2026 आता है तो 1300 सेल होती है। तो वो क्या बता रहा है कि 2 बार रिपीट हुआ है उतार चढ़ाव, आपका दोबारा 2 बार रिपीट हुआ है। क्यों हुआ 2 बार? देखो यहाँ से एक बार यहाँ पे बढ़ती गई कहाँ तक? मतलब 1 जनवरी 2025 से लेकर 1 दिसंबर 2025 तक 1200 से 2300 पहुंची, लेकिन दोबारा जब दूसरा सेशन चालू हुआ उसका, तो दूसरे सेशन में 1300 से लेकर 2350 तक उसकी सेल पहुंची है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब समझ गए भाइयों? फॉर्मूला देखो, पहले तो थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, ठीक है? समझ आ गया? forecast.ets सीजनलिटी A2 से A25 और B2 से B25 सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ करना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है ना? वो अपने आप बता देगा। मतलब सेशन ये डाटा बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर डाटा गड़बड़ करोगे तो फिर वो 0 बता देगा। अगर मानो आपकी सेल बढ़ती गई, यहाँ पे अगर 4000 कर दिया आपने, उधर से बढ़ाते तो 0 कर देगा। क्यों करेगा 0? क्योंकि सेशन उसका दोबारा रिपीट हुआ ही नहीं। और यही सेशन अगर मैं 4 बार करूँगा, जैसे 1 से 600 तक एक बार कर दी, फिर 2 से 800 तक दोबारा कर दी, तो इस तरह से करूँगा तो फिर 3 से 4, मतलब सेशन के हिसाब से बताएगा आपको, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, forecast ets.stat forecast return a statistical value return to the ETS forecast. ETS पूर्वानुमान से संबंधित विन नंबर मान जैसे अल्फा, बीटा, गामा आदि रिटर्न करता है। क्या करता है? अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा, गामा, 3-4 चीजें ध्यान रखनी है। क्या? अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, ठीक है? चलो फॉर्मूला में चलो। इसका मतलब यह है कि V143 से लेकर V145 तक और A43 से लेकर A143 से लेकर A145 तक, कोमा 1। अब लास्ट में 1 आया तो 1 का मतलब क्या है? ये स्टैटिक टाइप इक्वल 1 का मतलब है कि हम एक्सेल से अल्फा वैल्यू स्मूथिंग पैरामीटर मांग रहे हैं, जो ये बताता है कि प्रेडिक्शन में नए डाटा को कितना महत्व दिया गया है, ठीक है ना? और आंसर क्या आया? एंटर करते देखो 0.9 आ गया। और अल्फा वैल्यू ये बताता है कि प्रेडिक्शन करते समय नए डाटा रिसेंट सेल्स को 90% से ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? वेटेज दिया जा रहा है, ठीक है ना? Forecast.linear predict a future value using linear regression. Predict a future value using linear regression. अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाया B151 से लेकर B153 तक, यानी कि 151 से लेकर B153 तक और A151 से लेकर A153 तक क्या सेल हुई? देखो, फर्स्ट सेल हुई 100 रुपये, सेकेंड सेल 150, थर्ड सेल 200 हुई। तो ये है क्या? ये सबसे पहले ये फॉरकास्ट लीनियर है क्या? ये फॉरकास्ट का ही एक न्यू इरा फंक्शन है
जो लीनियर रिग्रेशन से फ्यूचर की वैल्यू की प्रेडिक्ट करता है, यानी कि प्रेडिक्शन करता है फ्यूचर की वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया उसने, 250। क्यों बताया कि यहाँ पे 100 थी, यहाँ पे 150 थी, यहाँ पे 200 थी, तो सीधी सिंपल एक लाइन से उसने बता दिया कि नेक्स्ट रिजल्ट इसका क्या होगा, मतलब फोर्थ नंबर जाएगा जब, तो क्या होगा इसका रिजल्ट 250 होगा। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हाउ ऑफ्टन वैल्यू अक्योर विद इन ए रेंज ऑफ वैल्यू एंड रिटर्न ए वर्टिकल एरे। वैल्यूज की कैसी डिस्ट्रीब्यूशन की गणना करके, कैलकुलेशन करके वर्टिकल एरे रिटर्न करता है। ये बताता है कि डाटा दिए गए डिफरेंस में कितनी बार आता है। तो यहां पे हमारा डाटा आया है A59 से लेकर A63 तक, और फिर B59 से लेकर B161 तक, B159 से लेकर B161 तक। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो आंसर ये आया। फ्रीक्वेंसी क्या है, ये एक डायनामिक एरे स्पिल फार्मूला है, इसलिए सभी ग्रुप्स यानी बिन्स की गिनती का रिजल्ट अपने आप नीचे के सेल्स में स्पिल फैला कर देता है। ठीक है ना, तो इस तरह से अपने आप फैला देगा। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा देखो सामने ऐसे करना है, इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो पहले क्या कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली लाइन आएगी ऐसे। ठीक है, फिर कोमा, फिर कौन सी लाइन आएगी, ये वाली लाइन आएगी। अब क्या होगा, जैसे ही एंटर करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही एंटर करेंगे तो देखो क्या होगा, एंटर करते सभी का आंसर अपने आप आएंगे। ठीक है ना, आगे देखो 1 आ गया, 1 आ गया, नीचे 3 आ गया, है ना। तो देखो आप सिंपल सी बात समझो कि पहला कहां तक आया, 50 तक। तो 50 तक कितना है, 1 आया है ना। क्यों आया 50 तक 1, देखो 50 तक कितने है, इसमें 1 है तो 1 आ गया। फिर देखो 50 से 75 के बीच में कितने हैं, तो कितना है 62 है, तो ये भी 1 आ गया। लेकिन फिर देखो 75 से 100 के बीच में कितने हैं, तो 75 से 100 के बीच में एक 90 है, एक 85 है, एक 78 है, तो 3 आ गया। फिर 100 से ऊपर कितने हैं, तो 100 से ऊपर कोई है ही नहीं, है क्या कोई 100 से ऊपर, नहीं है ना। कहाँ है 100 से ऊपर, कोई है ही नहीं। अगर होता तो वो आ जाता। अब देखो यहाँ पे कहीं लिख लेते हैं हम 100 से ऊपर, आपका थोड़ा 500 लिख लेते हैं। तो देखो क्या हो गया, यहाँ पे 500 आ गया एक, पर यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है ना, इसको भी लगा देते हैं एक। तो ये सभी में, अब किसी का हमने उधार नहीं रखा, सभी में वैल्यू आ गई। पर ध्यान रखना फार्मूला एक ही लगाना है, नीचे ये वाले अपने आप ही आंसर आ जाएंगे जितनी भी वैल्यू होंगी। तो क्या बिन्स, ठीक है, ये क्या है, स्कोर है। स्कोर में ग्रुप वाइज, एक तरह से ग्रुप वाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है, मतलब कह सकते हो आप इस तरह से बिन्स में। ठीक है ना, थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट, फार्मूला टेक्स्ट, रिटर्न द फार्मूला एट द गिवन रेफरेंस एज टेक्स्ट। एफ टेस्ट, तो देखो फार्मूला टेक्स्ट के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सम लिख दिया 10,20, फिर यहाँ पे लिख दिया हमने क्या 50,100, फिर यहाँ पे लिख दिया 10 × 5, और यहाँ पे लगा दिया इक्वल टू FOR, फार्मूला टेक्स्ट। क्या लगा दिया, फार्मूला टेक्स्ट लगा दिया।
फार्मूला टेक्स्ट लगाने के बाद कुछ नहीं करना, उस रेफरेंस को सिलेक्ट करना है और सीधा एंटर कर देना है, तो सीधा फार्मूला टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई डाउट? दोबारा देखो, डाउट है तो। क्या बोला था? फार्मूला टेक्स्ट इज इक्वल टू FORMULA, फार्मूला टेक्स्ट। फिर ऐसे उस रेंज को सिलेक्ट करो, रेफरेंस को सिलेक्ट करो और एंटर कर दो, सीधा आपको बता देगा किसमें क्या। देखो यही लिखा है ना, ये यहाँ पे अपने आप आ गया। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा खेल नहीं है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या हमारा एफ टेक्स्ट है। एफ टेक्स्ट क्या करता है, ये स्टैटिकल फंक्शन दो अलग अलग डाटा सेट्स, जैसे सिंपल ए क्या है, जैसे सैंपल ए है और सैंपल बी है, के खिलाफ यानी उनके वेरिएंस डिफरेंस की आपस में तुलना करके ये चेक करता है कि दोनों में कोई खास बड़ा डिफरेंस यानी कि फ़र्क है या नहीं। तो हमारे केस में क्या हुआ है, हमारे केस में क्या आंसर आया है 0.45। अब ये बता रहा है कि 0.45 यानी कि 45% प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना ये दिखाता है कि दोनों सैंपल का डिफरेंस सिर्फ इत्तेफाक से है, ना कि किसी बड़े फर्क की वजह से, ठीक है। देखो चेंज करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से चेंज होता जाएगा। देखो ये जैसे मैं डाटा उसका बराबर बराबर करने की कोशिश कर रहा हूं तो ज़्यादा डिफरेंस कम हो रहा है ना। ये देखो देखो 84% प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, ठीक है ना। पहले क्या था 45 था। तो जैसे जैसे डाटा मैंने आसपास रखे तो उसने क्या कर दिया 0.84% क्या दिखाई सैंपल का अंतर बताया। अब ज़्यादा अंतर नहीं है, मतलब जितना ज़्यादा अंतर होगा तो उतना कम परसेंटेज दिखेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू तो हमारा बहुत अच्छे से अलग से हो चुका है, पर यहाँ पे भी देख लो आप। देखो फ्यूचर वैल्यू में क्या लिखा है हमने, सबसे पहले परसेंटेज इंटरेस्ट रेट एनुअली लिखा है 10%, यानी कि B179 यानी कि 10% डिवाइड 12। अब इसको क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से इसको कर रहे हैं हम मंथली, कि मंथली इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा। अभी तो एक साल का लिखा है यहाँ पे 10% है ना, पर मंथली निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 12 कोमा B180 क्या है 10 साल। अब 10 साल को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 12 से। किससे करेंगे, 12 से। तो 12 कहाँ है हमारा, क्योंकि 10 को 12 से करेंगे, ठीक है ना, महीनों से। तो जब क्या करेंगे 10 ईयर को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे 120 मंथ हो जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या है हमारा मंथली पेमेंट, जो इन्वेस्ट कर रहे हो आप बैंक में तो 100 रुपये महीने के कर रहे हो, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, जो पैसा हमसे जाता है वो माइनस होता है ना। तो इतने साल में जाकर हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे, ठीक है। अब इस तरह से लगाने तो आगे ये भी लगा सकते हैं, ऐसे (0, (1), ठीक है ना। 0 मतलब अभी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं गई है हमारी, और 1 मतलब पहली स्टार्ट हो चुकी है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए। तो ये क्या थी हमारी फ्यूचर वैल्यू, क्या थी फ्यूचर वैल्यू, ठीक है ना। समझ आ गया, दोबारा समझना समझ लो। देखो इंटरेस्ट रेट को इसको क्या किया हमने, इसको डिवाइड कर दिया 12 से। क्यों किया कि एक साल का ये एनुअली बता रहा है, तो एनुअली को ईयरली को हमने क्या कर दिया 12 से डिवाइड कर दिया तो मंथली निकल गया। और B180 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, यानी कि 10 साल है, तो 10 साल को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 10 साल को 12 से 10 साल को
12 से मतलब 10 साल है तो 12 से 12 क्या हुए महीने, तो 10 साल को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 महीने हो गए, सीधा सा हिसाब है। और बी 181 जो महीने का हर मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं 100 रुपये वो है। और कोमा 0 मतलब अभी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दी, और 1 का मतलब हमारी एक इंस्टॉलमेंट मतलब पहली चली गई है। तो पूरे 120 महीने बाद हमारे पास ये टोटल अमाउंट हो जाएगा अगर इतनी एनुअली रिटर्न मिलती है तो। फ्यूचर वैल्यू शेड्यूल, फ्यूचर वैल्यू शेड्यूल, प्रिंसिपल शेड्यूल, calculate the future value of an initialized principal after applying a series of compound interest rate। देखो फ्यूचर वैल्यू शेड्यूल का मतलब होता है कि वेरिएबल इंटरेस्ट रेट, वेरिएबल इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है कि आपने सुना होगा आरबीआई क्या करता है, आरबीआई कभी रेट 4% कर देता है, आरबीआई कभी 5% रेट करता है, आरबीआई कभी 8% रेट कर देता है, 8% तो नहीं करता, खैर मैं बोल रहा हूँ, तो इस तरह से कर लेता है। तो मतलब अलग अलग शेड्यूल पे कुछ अलग अलग रेट, तो ये समस्या नहीं हो जाएगी। तो इसके लिए हमारे इन सब समस्या को दूर करने के लिए हमारे पास है एक फ्यूचर वैल्यू शेड्यूल। तो शुरुआत में उस इंसान ने मानो 1000 रुपये की इन्वेस्ट करी, फिर उसको एक बार 5% का एक साल ईयर 1 में उसको 5% रेट मिला, ईयर 2 में उसका 6% रेट मिला, और ईयर 3 में उसका 7% रेट मिला। तो उसका टोटल ब्याज जोड़कर, मूलधन के साथ ब्याज जोड़कर उसके 1190 रुपये हो गए। समझ गए बात? अब कोई पूछ ले आपको कि भाई फ्यूचर वैल्यू का इंटरव्यू में कोई पूछ ले कि भाई डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू शेड्यूल, तो आपको सिंपल सा एक लाइन में उनको आंसर बता देना है कि जो फ्यूचर वैल्यू फार्मूला पूरे समय के लिए एक ही फिक्स ब्याज दर पर फ्यूचर वैल्यू निकालता है, जबकि फ्यूचर वैल्यू शेड्यूल हर साल की अलग अलग चेंज होती वैल्यू दरों पर फ्यूचर वैल्यू निकालता है। यानी कि वेरिएबल इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए शेड्यूल फ्यूचर वैल्यू शेड्यूल का यूज़ किया जाता है, और फ्यूचर वैल्यू का तब यूज़ किया जाता है वह जब फिक्स प्राइस हो, एक ही रेट से ब्याज मिल रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है फ्यूचर वैल्यू शेड्यूल पूरा कंप्लीट। वीडियो देखने वालों लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और अगर ये अच्छे से फार्मूले करते हो तो नौकरी भी अच्छी वैकेंसी पाओ और मौज करो।